गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश धर दुबे पुनः आप लोगों के समक्ष एसएससी जनरल स्टडी के अंतर्गत क्वालिटी सेशन के साथ उपस्थित हूँ। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एसएससी जनरल स्टडी की तैयारी हेतु इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बुक अवेलेबल कराई गई है, जिसके अंतर्गत 6500 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन चैप्टर वाइज ऑर्डर में किया गया है और इसका एक्सप्लेनेशन काफी बेहतर ढंग से एनालिटिक तरीके से किया गया है। तो आप अपनी भाषा की सुविधा के अनुसार बुक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आई होप यू आर वेल एंड फाइन। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जैसा हमने कहा कि यह सेशन किसका है, ये पॉलिटी का सेशन है और पॉलिटी के अंतर्गत जो टॉपिक हमारा कंटिन्यू है वो टॉपिक है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पर हम लोग कुछ क्वेश्चन की चर्चा प्रीवियस एपिसोड में कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन की चर्चा आज के एपिसोड में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहां पर आइए समझते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। सो यहां पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा गया है होल्ड ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ हिज हर इलेक्शन टिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ द वन टू व्हिच ही या सी वाज इलेक्टेड। इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिस लोकसभा में उसका निर्वाचन किया गया हो से लेकर उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक इस पर आसीन रहता है। यहां पर ऑप्शन लिख रहा है पहला कि स्पीकर इस पर आसीन रहता है, फिर कह रहा है मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट इस पर आसीन रहता है, फिर कह रहा है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इस पर आसीन रहता है और कह रहा है वाइस प्रेसिडेंट आसीन रहता है। तो लोकसभा के केस में जो आंसर होगा ये हो जाएगा क्या, सभापति। स्पीकर इस पर आसीन रहता है जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है तब तक। और जबकि अगर हम यहाँ पे उपराष्ट्रपति की बात करें तो यह राज्यसभा के कंडीशन में होता है। किसमें होता है, राज्यसभा के कंडीशन में होता है। तो राज्यसभा के कंडीशन में तो ऐसा तो है नहीं कि राज्यसभा का बार बार गठन किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ऐसा तो होता नहीं। राज्यसभा एक बार बनी है और यह जब तक रहेगी तब तक चलती रहेगी। डिफरेंस क्या होता है, जब कोई वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आता है तो वह उसका क्या होता है, स्वाभाविक सभापति बन जाता है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये हो जाएगा ए। स्पीकर ही क्या है, नई लोकसभा के गठन के ठीक पहले तक अपने आसन पर बना रहता है। तो करेक्ट आंसर इज ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है द प्रोसेस ऑफ impeachment of the president of India can be initiated in। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी या शुरू की जा सकती है। यहां पर ऑप्शन है राज्यसभा बट नॉट इन लोकसभा, राज्यसभा लेकिन लोकसभा में नहीं। तो क्या यह स्टेटमेंट करेक्ट है क्या, नहीं ये करेक्ट नहीं है। फिर लिख रहा है सेकंड ऑप्शन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन में। फिर लिख रहा है लोकसभा बट नॉट इन राज्यसभा, ये भी नहीं है कि लोकसभा लेकिन राज्यसभा में नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर लिख रहा है लोकसभा राज्यसभा और एनी स्टेट लेजिस्लेटिव। तो यहां पर लोकसभा राज्यसभा तक तो ठीक था, लेकिन यहां पर जो लिख दिया एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सेंटेंस गलत हो गया। कह रहा है लोकसभा राज्यसभा या कोई राज्य विधानसभा। तो राष्ट्रपति को हटाना है पद से। तो राष्ट्रपति को जब इम्पीचमेंट किया जाता है तो यह जो बिल होती है, बिल तो हम कहेंगे ही, या प्रस्ताव होता है, यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन सेंटर के पार्लियामेंट के, या तो वहां पर होगा लोकसभा या तो राज्यसभा। इस आधार पर देखा जाए यहां पर जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा बी, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। किसी भी पार्लियामेंट के सदन में इसको पेश किया जा सकता है। और यह किस आर्टिकल के तहत इंपीचमेंट किया जाता है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आर्टिकल नंबर है 61। आर्टिकल नंबर 61 के तहत ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और पूरी प्रक्रिया, राष्ट्रपति को इंपीचमेंट की जो पूरी प्रक्रिया है, पूरा जो प्रोसेस है, यह एक ही सत्र में कंप्लीट होना चाहिए, तो जाके ये कंप्लीट माना जाता है। और यहां पर भी जो ये वोटिंग होती है, यह वोटिंग किस टाइप से होता है, किस टाइप का यहां पर प्रस्ताव पास किया जाता है। जैसे एक होता है ऑर्डिनरी बिल, एक होता है अमेंडमेंट बिल और एक होता है जिसको हम कहते हैं विशेष बहुमत। ठीक, स्पेशल वहां पर वोटिंग का होता है और स्पेशल वोटिंग में भी 3 टाइप के होते हैं।
एक स्पेशल जो वोटिंग होती है वहां पर कंडीशन है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 से अगर कोई बिल पास हो जाती है तो पास मान लिया जाता है। एक टाइप ए है। और ये जो प्रोसेस है यह प्रोसेस होता है किसी भी न्यायाधीश को, कोई भी जो न्यायाधीश होता है, जो जज होता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, यदि उसको हटाना होता है तो इस टाइप का वहां पर हम क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप का होता है। इसी तरह से दूसरा जो होता है यहां पर कहता है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 प्लस टोटल जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, टोटल जैसे मान लेते हैं अगर लोकसभा है तो 545, राज्यसभा है तो 245, उसका 50%। क्या कह रहा है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 प्लस 50% से कम नहीं होना चाहिए। जो यहां पर रिजल्ट आए वो 50% से कम नहीं होना चाहिए। यह आपका दूसरे टाइप का क्या है, प्रोसेस है वोटिंग का। लेकिन स्पेशल की हम बात कर रहे हैं, स्पेशल वोटिंग में, क्योंकि ऑर्डिनरी एक होता है, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला होता है जिसमें अमेंडमेंट किया जाता है। तो यहां पर तीसरे टाइप का जो इम्पीचमेंट होता है या वोटिंग होता है स्पेशल में, यहां पर है टोटल का 2/3। क्या है, टोटल मेंबर का 2/3। ये क्लियर रखिएगा, टोटल मेंबर का 2/3, टोटल का 2/3। इसका मीनिंग ये है कि यदि लोकसभा में 545 है तो 545 का 2/3 यदि वोट फेवर में पड़ता है तो जाके वह प्रस्ताव पास माना जाएगा, नहीं तो प्रस्ताव पास नहीं माना जाएगा। तो राष्ट्रपति के केस में जब हम इम्पीचमेंट करते हैं, उसको हटाने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर जो वोटिंग की जाती है वह किस टाइप की होती है, यह तीसरे टाइप का वोटिंग होता है। जो स्पेशल वोटिंग है जिसको कहते हैं विशेष बहुमत, वहां पर तीसरे टाइप से यहां पर वोटिंग की जाती है। टोटल मेंबर के 2/3 से यदि बिल पास हुआ तो जाकर के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है यह एक सदन से दूसरे सदन में जाएगा, और फिर दूसरा सदन भी इसको इसी तरह से क्या करेगा, पास करेगा, तो जाकर के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है राष्ट्रपति के केस में। इसी प्रकार अगर न्यायाधीश का हम केस देखते हैं तो न्यायाधीश का जो केस होता है वहां पर भी वोटिंग होता है, लेकिन प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलना नहीं है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा बी, और इसकी व्याख्या कहां की गई है, आर्टिकल नंबर 61 में। इंपीचमेंट की व्याख्या कहां की गई है, क्लियरिटी कहां पे है, तो आर्टिकल नंबर 61 में है। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट राज्यसभा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य राज्यसभा के विषय में सही नहीं है। यहां पर लिख रहा है इट हैज पावर दैट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ स्टेट अगेंस्ट द यूनियन। इसके पास वे शक्तियां हैं जो केंद्र के विरुद्ध राज्यों के अधिकार की रक्षा करती है। ये करेक्ट है, इसीलिए राज्यसभा बनाई ही गई है कि ऐसा ना हो जाए कि जो पावर, क्योंकि जो इंडिया है यह एक यूनिक टाइप का फेडरल है, यहां पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है केंद्र में और स्टेट में। तो यहां पर केंद्र अपने पास सारी शक्तियों को होल्ड ना कर ले, इसको रेगुलेट करता है राज्यसभा। राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है केंद्र में। तो इस आधार पर देखा जाए यहां पर जो स्टेटमेंट लिखा है ये करेक्ट है। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या लिख रहा है, इट कैन अमेंड अ मनी बिल, यह धन विधेयक में संशोधन कर सकता है। ये गलत है, क्योंकि हम लोग यह क्लियर कर चुके हैं प्रीवियस एपिसोड में कि धन विधेयक पर राज्यसभा के पास केवल यदि पावर है तो 14 डेज तक होल्ड करने की पावर है, इसके अतिरिक्त कुछ भी पावर नहीं है। अगर 14 डे के अंदर में यह बिल किसी अनुशंसा के साथ या वैसे ही यदि वापस नहीं की गई लोकसभा में तो ऑटोमेटिक पास मान ली जाती है। इसलिए राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है कि वह मनी बिल में किसी टाइप का अमेंडमेंट करे। तो ये रॉन्ग है, और इस आधार पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यहां पर लिख रहा है 12 ऑफ इट्स मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसके 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये भी करेक्ट है, राज्यसभा के 12 सदस्य, कितने, 12 सदस्य क्या किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये करेक्ट है, यहां पर कोई डाउट नहीं है। और अगर लोकसभा की बात करें तो वहां पर 2 मेंबर को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। थर्ड ऑप्शन यहां पर लिख रहा है ये सही है। फिर लिख रहा है इट इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यह भारत की सदन की ऊपरी सदन है। तो ठीक है, यह अपर हाउस है। राज्यसभा क्या है, एक अपर हाउस है, सो इट इज करेक्ट।
लेकिन जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है सेकंड, और रॉन्ग होने के कारण ही ये क्या होगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है नॉट करेक्ट। क्या कह रहा है, नॉट करेक्ट। सो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट विथ 2 हाउसेस कम इनटू बीइंग इन इंडिया। भारत में किस वर्ष 2 सदनों वाली प्रथम निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई थी। यहां पर ऑप्शन है 1952, 1953, 1954 एंड 1955। इस पर प्रीवियस एपिसोड में 2-3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और यह भी एक प्रकार से रिपीट कर रहा है, बस वहां पर महीना लिख दिया गया था, जैसे अप्रैल 1952, तो यहां पर उस मंथ को मेंशन नहीं किया गया है, केवल यहां पर ईयर मेंशन किया गया। तो सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1952, और ये क्या है, अप्रैल है। क्या है, अप्रैल 1952 में ही फर्स्ट जो है कह सकते हैं हमारी पार्लियामेंट जो थी उसका कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर किया गया था। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहां पर जो पॉलिटी के अंतर्गत एक नए टॉपिक की स्टार्टिंग हो रही है, वो टॉपिक है यहां पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सेंस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन यहां पर इंक्लूड है। आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा गया है, हु होल्ड द अथॉरिटी ऑफ ट्रांसफरिंग जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है। यहां पर ऑप्शन दे रहा है। फर्स्ट ऑप्शन लिख रहा है द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के पास ये पावर होती है। सेकंड ऑप्शन लिख रहा है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास ये पावर होती है। थर्ड ऑप्शन लिख रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है। और फोर्थ ऑप्शन लिख रहा है द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के कानून मंत्री के पास ये पावर होती है। तो यहां पर जो पावर है ये किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास पावर। किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास पावर है। और यह जो मेंशन किया गया है यह किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर है 222। 222 में यह प्रोविजन किया गया है कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो किसी भी जज को जो हाई कोर्ट का है उसको एक कोर्ट से किसी दूसरे कोर्ट में क्या कर सकता है, हटा के कर सकता है या ट्रांसफर कर सकता है। तो आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, Which of the following statement are correct regarding removal of the President of India? भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य हैं। यहां पर आपको क्लियर रखना होगा। क्या लिख रहा है, पहला लिख रहा है द इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस ही था कि किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, तो एक करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर लिख रहा है द इम्पीचमेंट चार्ज मस्ट बी साइंड बाय द 1/3 मेंबर ऑफ द हाउस इन विच द प्रोसेस इज इनिशिएटेड। महाभियोग के आरोप उस सदन के 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए जिसमें प्रक्रिया शुरू की गई हो। ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं प्रावधान किया गया है, इतने सदस्यों का होना ही चाहिए, ऐसा यहां पर कोई मेंशन नहीं किया गया है। फिर यहां पर कहे हम, लिखा है इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस अ 30 डेज नोटिस शुड बी गिवन टू प्रेसिडेंट। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को 30 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए। 30 दिन नहीं होता, यहां पर 14 दिन है। कितना है, 14 है, तो ऐसा नहीं है। फिर यहां पे कह रहा है द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल। यहां पे हमने कहा 2/3 ऑफ टोटल, 2/3 ऑफ टोटल जितने भी मेंबर हैं उसके 2/3 होनी चाहिए। यहां पर प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है, वोटिंग की बात नहीं कर रहा है, जितने भी वहां पर संसद के जितने मेंबर इलेक्ट हुए हैं अर्थात 545 उसका 2/3। अगर राज्यसभा है तो 245 का 2/3। तो यहां पर ए भी करेक्ट है, और इस आधार पर अगर अपने आंसर का हम सिलेक्शन करें, यहां पर होता है ए एंड डी। क्या हो जाएगा, ए एंड डी। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, डी। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है हु एडमिनिस्टर
ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? यहां पर ऑप्शन है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। फिर कह रहा है द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष हैं। फिर कह रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति हैं। फिर कह रहा है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा भारत के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यही क्या करते हैं? ओथ दिलाते हैं किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्या है और कूटबद्ध है। यहां पर लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेट एग्जीक्यूटिव। यहां पर कह रहा है राज्य कार्यकारिणियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य हैं। यहां पर लिख रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट है आर्टिकल 152 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट यूनियन द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द एक्सप्रेशन स्टेट डज नॉट इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 में वर्णित है कि जब तक किसी संदर्भ में आवश्यक ना हो अभिव्यक्ति राज्य में जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है। यह स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक करेक्ट लिखा गया है। फिर क्या लिख रहा है द सेवंथ, यहां पर बात करना है, एक सेकंड थोड़ा होल्ड करना। यहां पर जो नेक्स्ट लिखा गया है, क्या लिखा गया है? द सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हैज प्रोवाइडेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सेम पर्सन एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। सातवें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। ये भी करेक्ट, ऐसा होता है, एक ही गवर्नर 2 स्टेट को क्या करता है? होल्ड करता है, तो ये भी करेक्ट है। फिर लिख रहा है द सुप्रीम कोर्ट क्लियरली मेंशन्ड दैट द ऑफिस ऑफ गवर्नर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। क्या यह क्लियर है? क्या केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं होता है, क्लियर रखिएगा। तो यहां पर जो लिख रहा है ना, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। एक क्लियर आप समझिए, एक गलत है। यहां पर करेक्ट कौन है? आपका ए और बी, और इस आधार पर अगर आंसर देखें हम, तो यहां पर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है हु बीइंग द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया आर्म्ड फोर्सेस टेक्स द सल्यूट ऑफ डिफरेंट रिजीम ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ड्यूरिंग द मार्च पास्ट ऑन रिपब्लिक डे। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंट की सलामी कौन लेता है या कौन देता है? यहां पर लिख रहा है द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के रक्षा मंत्री। फिर लिख रहा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। फिर लिख रहा है द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के गृह मंत्री। फिर लिख रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। तो यहां पर करेक्ट क्या होगा? आप सबको क्लियर होगा। सैल्यूट कौन लेता है? सैल्यूट लेने का जो काम है यह आपका लेता है भारत का राष्ट्रपति। कौन लेता है? भारत का राष्ट्रपति। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। सैल्यूट तो राष्ट्रपति ही लेता है, क्योंकि तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति ही होता है। इस आधार पर आंसर हो जाएगा यहां पर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहां पर लिखा गया है द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट बिफोर इंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस टेक्स एंड ओथ आर अफर्मेशन बिफोर। एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। किसके समक्ष? कह रहा है द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन इन रिलेशन टू द स्टेट। राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। फिर यहां पे कह रहा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में। फिर कह रहा है द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के सम्मुख।
फिर कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री के सम्मुख ऐसा करता है। तो आप क्लियर रखिएगा, लिख रहे भारतीय राज्य का राज्यपाल, यहां पर देखिएगा स्टेट का जो गवर्नर है यह किसके सम्मुख शपथ लेता है। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति जो होता है या सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसके सम्मुख ओथ लेता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और गवर्नर को कौन दिलाएगा? तो आप ध्यान रखिएगा उस पर्टिकुलर क्षेत्र का जो उच्च न्यायालय होगा उसका मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट जो का जो हाई कोर्ट है वो दिलाता है। और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? तो जो कह सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो दिलाता है। और वहीं पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन ओथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। ये भी आप क्लियर रखिएगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर एज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 167 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत वर्णित मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है? ऑप्शन लिख रहा है यहां पर। फर्स्ट ऑप्शन है कम्युनिकेशन ऑफ ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द गवर्नर, मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना। क्या यह मेंशन है कि नहीं मेंशन है? फिर कह रहा है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और निष्कासन करना। थर्ड ऑप्शन लिख रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करना। फिर लिख रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन कंसल्टिंग विथ अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी के परामर्श से राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करना। यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा, यहां पर कह रहा है मुख्यमंत्री की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मुख्यमंत्री। और यह आर्टिकल कहां पर है? 167 में मेंशन किया गया है कि मुख्यमंत्री की जो कर्तव्य है उस कर्तव्य में एक कर्तव्य यहां पर लिखा गया है, एक ड्यूटी यहां पर है। और वो ड्यूटी कौन सी है? यहां पर है कम्युनिकेशन ऑफ ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द गवर्नर, मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना होगा। इसी प्रकार से प्राइम मिनिस्टर की यह ड्यूटी है कि वह सभी प्रकार के निर्णयों को, जो उसके मंत्रिपरिषद के निर्णय हैं, वो उससे किसको अवगत कराए? तो राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को उसको क्या करे? सूचना दे। तो इस पर्टिकुलर केस का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल तक कार्य किया है? यहां पर लिखा है एच डी देवगौड़ा, फिर लिख रहा है वीपी सिंह, यहां पर लिखा है चंद्रशेखर जी, और लिखा है आई के गुजराल। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा चंद्रशेखर। क्या है? चंद्रशेखर जी हैं। इन्होंने ही सबसे कम टेन्योर तक कार्यकाल किया है। अगर देखा जाए इनका टेन्योर काफी छोटा है। ये कब से कब तक है? तो इनका है 10 नवंबर 1990 से इनका कार्यकाल प्रारंभ होता है। कब तक चलता है? 21 जून 1991 तक। इतने ही टेन्योर तक इनका कार्यकाल था। बहुत कम समय तक इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहां पर हो जाएगा सी चंद्रशेखर जी। कौन हो जाएंगे? चंद्रशेखर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू पार्डन, रेफराइव, टू कम्यूट द पनिशमेंट ऑफ एनी क्रिमिनल। भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, प्रतिलंबित करने या कम करने की शक्ति है? ऑप्शन क्या यहां पर है? फर्स्ट ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर के पास से पावर होती है। सेकंड ऑप्शन लिख रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास से पावर होती है, भारत के महान्यायवादी के पास। थर्ड ऑप्शन लिख रहा है प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। फोर्थ लिख रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। तो यह जो पावर है किसी भी प्रकार के दंड को क्षमा करना, यहां तक कि सेंटेंस को, मृत्यु दंड को भी क्षमा करना, यह पावर केवल एक ही व्यक्ति के पास है। और कौन सा है? राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति है। और यह भी राष्ट्रपति को जो पावर मिलती है किसके तहत मिलती है? एक आर्टिकल है 153, इसके तहत ये पावर दी जाती है कि किसी भी व्यक्ति को उसके दोष से मुक्त कर सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो लिखा गया है क्या है? देयर शैल बी फिलअप करना है विथ द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कह रहा है भारत के राष्ट्रपति की सहायता करने और उन्हें सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक होगा या होगी। क्या होता है? प्रधानमंत्री को सजेस्ट कौन करता है? प्रधानमंत्री किसके रिकमेंडेशन पर कार्य करता है? यहां पर ऑप्शन लिख रहा है यह राज्यसभा के रिकमेंडेशन पर कार्य करता है,
फिर लिख रहा है कि यह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कह सकते हैं सजेशन पर कार्य करता है। फिर लिख रहा है यह एडवोकेट जनरल के सजेशन पर कार्य करता है। फिर लिख रहा है यह भारत या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी के सजेशन पर कार्य करता है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा यह मंत्रिमंडल के सजेशन पर कार्य करता है। और जितने भी इसके कार्य हैं इन सभी कार्यों से अवगत कराता है, किसको? राष्ट्रपति को कराता है। इस पर्टिकुलर केस का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। तो क्लियर रखिएगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन जो लिखा गया है इसको भी आप ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा गया है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाएगा जिसमें शामिल होते हैं यानी पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन? तो अगर हम देखें तो यहां पर जितने भी इलेक्टेड मेंबर की हम बात करेंगे, किसकी बात करें? इलेक्टेड मेंबर। यहां पर कौन से इलेक्टेड मेंबर होते हैं? राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड। फिर जो हमारी लोकसभा है उसके इलेक्टेड मेंबर होते हैं। साथ में जो स्टेट है और स्टेट के जो कह सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके इलेक्टेड मेंबर क्या करते हैं? इसमें वोट करते हैं। इनको राइट होता है और यही मिलाकर के बनता है क्या? निर्वाचक मंडल बनता है। क्या बनता है? निर्वाचक मंडल बनता है। तो यहां पर ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन लिखा गया है द इलेक्टोरल मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो ये करेक्ट, कोई डाउट नहीं है, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। फिर लिख रहा है द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब दोनों यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं तो ऐसे केस में जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर बोथ 1 and 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर द इंटर स्टेट काउंसिल कंसिस्ट्स ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अंतर राज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के मंत्री शामिल होते हैं। कितने कैबिनेट रैंक के मंत्री यहां पर शामिल होते हैं? ध्यान रखिएगा, किसका? अंतर राज्य परिषद। अगर कोई यहां पर एक इंटर यहां पर कह रहा है इंटर स्टेट काउंसिल अगर कोई बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा कैसा? इंटर स्टेट काउंसिल यदि कोई बनाई जाती है तो वहां पर जो कमेटी होगी उस कमेटी में बहुत से लोग होंगे, कई मेंबर होंगे, लेकिन उसमें मैक्सिमम एक लिमिट दिया है कि जो केंद्रीय स्तर के मंत्री हैं, कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, एक कितने हो सकते हैं, पॉसिबल कितने हैं मैक्सिमम। यहां पर लिख रहा है 6 लोग पॉसिबल हैं, फिर लिख रहा है यहां पर 2 लोग पॉसिबल है, फिर यहां पर 10 है, फिर यहां पर 4 है। तो जो यहां पर करेक्ट आंसर होगा यहां पर कितने पॉसिबल हैं? तो 6 कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर यहां पर अलाउ हैं इस पर्टिकुलर केस में शामिल होने के लिए। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा गया है Which article of the Indian Constitution talks about oath or affirmation by the President? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है? ऑप्शन क्या लिख रहा है? आर्टिकल नंबर 72, फिर लिख रहा है यहां पर आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल नंबर 45 एंड आर्टिकल नंबर 56। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा जहां पर लिखा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है कि राष्ट्रपति कैसे ओथ लेगा, क्या उसके ओथ के टाइटल होंगे, वो सारी जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है ये सब मेंशन है कहाँ पर? आर्टिकल नंबर 60 में। कहाँ पर मेंशन किए गए हैं? आर्टिकल नंबर 60 में ये सभी पॉइंट मेंशन है। और वहीं पर आर्टिकल नंबर 61 था, आर्टिकल नंबर 61 वहां पर इम्पीचमेंट के प्रोपोजल किए गए हैं कि किस प्रकार से प्रेसिडेंट को उसके पद से मुक्त किया जाएगा, हटाया जाएगा। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है द हेड ऑफ एन इंडियन स्टेट इज, भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख एक होता है। क्या होता है? यहां पर लिख रहा है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। फिर यहां पे कह रहा है गवर्नर अर्थात राज्यपाल। फिर लिख रहा है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, राज्य निर्वाचन आयुक्त। फिर लिख रहा है मुख्यमंत्री। तो क्लियर रखिएगा, किसी भी राज्य का जो प्रमुख होता है, जैसे हमारे राष्ट्र का, देश का प्रमुख प्रेसिडेंट होता है, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। पूरे देश का मुखिया वही होता है, राष्ट्र का पिता उसको कहते हैं। पूरे राष्ट्र को क्या करता है? उसी के नाम पर पूरे राष्ट्र को चलाया जाता है। उसी प्रकार
एक स्टेट को राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है। किसके नाम पर चलाया जाता है? राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा गवर्नर। क्या हो जाएगा? गवर्नर। द हेड ऑफ इंडियन स्टेट कौन होता है? गवर्नर होता है। और हेड ऑफ द इंडिया कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो करेक्ट आंसर इज बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन क्या लिख रहा है कि इसका नियुक्ति करता है वाइस प्रेसिडेंट, फिर लिख रहा है प्रेसिडेंट करता है किसका? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। फिर कह रहा है कि इसका नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का जज करता है। फिर लिख रहा है प्राइम मिनिस्टर करता है। कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। तो यहां पर जो करेक्ट होगा, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया है कि प्रेसिडेंट को ओथ दिलाने का काम कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो यहां पर जो हो जाएगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यहां पर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति करता है। और अगर देखा जाए इसका जो कह सकते हैं प्रपोजल है, कहां पे किया गया है? यह आर्टिकल नंबर क्या? आर्टिकल नंबर 124 का यहां पर क्लाज है 2। क्लाज 2 में मेंशन किया गया है कि एक राष्ट्रपति जो होता है यह किस प्रकार से किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डज द इंडिया वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस? भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है? उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है। यहां पर लिख रहा है ऑप्शन 5, फिर लिख रहा है 6, फिर लिख रहा है 3 एंड लिख रहा है 4। तो यहां पर जो करेक्ट होगा ये तो हो जाएगा 5 ईयर। यह डाउटफुल इसलिए होता है और क्वेश्चन इसलिए बना है, इसके पीछे रीजन है कि जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा को हेड कौन करता है? तो वाइस प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट करता है। राष्ट्रपति का जो हेड होता है, जिसको कहते हैं सभापति, उसका मेंबर, राज्यसभा का मेंबर कितने वर्ष के लिए इलेक्ट होता है? 6 वर्ष के लिए। तो उस सभा का जितना भी मेंबर हैं वो सब 6 वर्षों के लिए इलेक्ट होते हैं, लेकिन उसका जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, जो उस राज्यसभा को संचालित करता है, कंडक्ट करता है, वह केवल 5 सालों के लिए इलेक्ट होता है, अर्थात 5 ईयर इसका टेन्योर होता है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, व्हाट इज द मिनिमम एज अ पर्सन शुड बी इफ ही या शी इज विलिंग टू अपॉइंटमेंट एज द गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया? भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने की इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप लोगों को क्लियर होगा कि कई बार हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस भी कर चुके हैं। क्या है यहाँ पर? ऑप्शन लिख रहा है 28, 30, 35 एंड 40। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35 ईयर। कितना हो जाएगा? 35 ईयर। अगर यहाँ पर डिस्कस किया जाए कि यह किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 157 में यह मेंशन किया गया है कि एक गवर्नर की मिनिमम, यानी यहाँ पर जो टाइटेरिया है गवर्नर के लिए, कि ऐसी कौन कौन सी टाइटेरिया है कि जो फुलफिल करेगा वही गवर्नर बनेगा। ये पॉइंट कहाँ मेंशन किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 157 में यह लिखा गया है। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफिसेस इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? निम्नलिखित में से कौन सा शासकीय अधिकारी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? पदेन सभापति का तात्पर्य होता है कि वह जैसे इलेक्ट होता है तभी से वह उस सभा का सभापति हो जाता है। उसका इलेक्शन ही यह निर्धारित हो जाता है कि यह राज्यसभा का क्या है? सभापति है। ऑप्शन क्या लिख रहा है? भारत के राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति किसी भी हाउस का स्पीकर नहीं होता है, क्लियर रखिएगा। फिर लिख रहा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो क्लियर है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही राज्यसभा का क्या होता? पदेन सभापति होता। इलेक्ट होते ही वह उस सभा का सभापति बन जाता है और इसका टेन्योर 5 वर्षों का होता है, जबकि राज्यसभा के अन्य सदस्यों का जो टेन्योर होता है वो 6 वर्षों का होता है। कितना होता है? 6 वर्षों का। फिर लिख रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका कोई यहाँ पर रोल नहीं है। फिर लिख रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसका भी रोल नहीं है, इसका भी नहीं। तो कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? पी ऑप्शन इज करेक्ट। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, हु एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन चलाता है? ऑप्शन लिख रहा है यहाँ पर
राष्ट्रपति चलाता है, फिर लिख रहा है प्राइम मिनिस्टर चलाता है, फिर लिख रहा है चीफ मिनिस्टर चलाता है, फिर यहाँ पर लिख रहा है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चलाता है। तो यहाँ पर कौन चलाएगा? तो क्लियर रखिएगा, यहाँ पर यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन जो टेरिटरी है यह एक टाइप से सेंटर का ही पार्ट होता है। तो इसको हेड कौन करता है, लीड कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राष्ट्रपति इसको हेड करता है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन? भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संघ का मुखिया कौन होता है? भारतीय संघ का मुखिया यानी जो इंडियन यूनियन है इसका मुखिया कौन है? कौन है? क्लियर रखिएगा। यहां पर लिख रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है क्या? नहीं। लिख रहा है प्राइम मिनिस्टर, ये भी नहीं होता है। फिर लिख रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो ये करेक्ट है, भारत का राष्ट्रपति ही क्या होता है? यह पूरे राष्ट्र का, पूरे संघ का क्या है? मुखिया है। इसीलिए कहते हैं इसको प्रथम नागरिक कहते हैं, पूरे राष्ट्र का पिता है। फिर लिख रहा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर देखें तो यह मेंशन कहाँ किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 52 में यह मेंशन किया गया है कि राष्ट्रपति ही क्या होगा? पूरे राष्ट्र का मुखिया होता है, अर्थात हेड ऑफ द इंडियन यूनियन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है? यहां पर ऑप्शन लिख रहा है पहला, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। कह रहा है कि वे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा किसी स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं। यहां पे किसकी बात कर रहा है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी पात्रता आवश्यक नहीं है? तो क्या यह आवश्यक है कि नहीं? ये आवश्यक है। ये आवश्यक है। अगर ये है तभी आप जाके वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं, अन्यथा आप नहीं। फिर लिख रहा है ही शुड हैव कंप्लीटेड 40 ईयर ऑफ एज। उनकी आयु 40 वर्ष पूरी होनी चाहिए। ये नहीं है। यहां पर कितनी एज है? 35। कितनी है? 35 है। ये तो रॉन्ग हो गया, और रॉन्ग हो गया तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या है? ये करेक्ट हो जाएगा। फिर लिख रहा है ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये तो सही है कि वह भारत का नागरिक ही होना चाहिए। फिर लिख रहा है ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए। ये भी कंडीशन वो फुलफिल करता है। और लेकिन यहां पर जो लिखा है कि वह मिनिमम एज 40 ईयर होना चाहिए, ये इसकी टर्म और कंडीशन नहीं है, और इस आधार पर ये इनकरेक्ट हो गया। और इनकरेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि यहां पर इनकरेक्ट ही पूछा है। क्या है? नॉट रिक्वायर्ड। यहां पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग इस एपिसोड को क्या करते हैं? विराम देते हैं, और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।